हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मिस्टर पैराडॉक्स और आज हम लोग फ्लेमिंगो के थर्ड चैप्टर डीप वाटर की समरी को समझेंगे शॉर्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर के ऑथर के बारे में हम लोग इस चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। तो ये कहानी तब शुरू होती है जब ऑथर 10 या 11 साल के थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो स्विमिंग सीखेंगे। YMCA में एक पूल था जहाँ पे स्विमिंग सीखने का काफ़ी अच्छा मौका था। ऑथर बताते हैं कि याकिमा जहाँ वो रहते थे वहाँ की याकिमा रिवर काफ़ी डेंजरस थी। उनकी माँ बार बार ये वार्न करती थी कि वहाँ पर कई लोग डूबकर मर चुके हैं। हालांकि वो YMCA के पूल में सेफ थे क्योंकि वो ज़्यादा गहरा नहीं था। हालांकि पुल की एक साइड गहरी नहीं थी लेकिन दूसरी साइड 9 फीट गहरी थी। ऐसे एक बार ऑथर वाटर विंग्स लेकर आए और पुल की तरफ चले गए। उन्होंने चेंज किया और स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा करना बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि वो काफ़ी स्किनी थे, यानी पतले थे, और बाकी लोग उनकी टांगों को देखकर उनका मजाक उड़ाते थे। फिर भी ऑथर थोड़ी देर अपनी प्राइड यानी इज्जत को साइड में रखकर पूल में जाते हैं। फिर ऑथर बताते हैं कि उनका जो पानी का डर है वो अभी से नहीं शुरू हुआ था। फिर ऑथर बताते हैं अपने पास्ट के इंसिडेंट के बारे में। जब वो कैलिफोर्निया बीच पे थे, उस वक्त ऑथर 3 या 4 साल के थे और अपने फादर के साथ बीच पे खेल रहे थे। वो और उनके फादर सर्फ यानी लहरों के बीच में थे और उन्होंने अपने फादर को कस के पकड़ा था। फिर भी जो वेव्स यानी लहरें आईं, उन्होंने ऑथर को धक्का दिया और वो उनके ऊपर से बहने लगे। वो पूरी तरह से पानी के अंदर बरी, यानी पूरी तरह से पानी के अंदर थे। उनकी सांसें जा रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। हालांकि उनके फादर तो हंस रहे थे, लेकिन उन ताकतवर लहरों का डर उनके दिल में आ चुका था। पहले जब वो YMCA के पूल में गए तो उनका पुराना डर वापस आ चुका था, पर उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और पानी में जाकर पैडलिंग करना शुरू किया। वो पहले 2-3 बार ऐसा ही किया करते थे। वो बाकी लड़कों को देखकर सीखते थे। उनका पानी का डर धीरे धीरे निकल ही रहा था कि तभी एक दिन जब वो पूल गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और जगह बिल्कुल शांत थी। स्विमिंग पूल का पानी बिल्कुल शांत था। उस पूल का बॉटम सरफेस क्लियरली देखा जा सकता था, जो बिल्कुल वाइट और क्लियर था, किसी बाथटब की तरह। उन्हें अकेले पूल में जाने से डर लग रहा था, तो वो पूल के साइड में बैठ गए और बाकियों के आने का वेट किया। तभी एक बिग ब्रूजर यानी एक स्ट्रॉन्ग लड़का जो कि करीब 18 साल का था वो आया। उसके चेस्ट पे थिक हेयर थे। ऑथर के मुताबिक वो एक ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमन था, यानी उसकी फिजिक काफ़ी अच्छी थी और उसकी बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और उसने कहा, हे पतलू, कैसा लगेगा तुम्हें अगर मैं तुम्हें पानी में फेंक दूँ? और उसने ऑथर को उठाया और बड़ी बेरहमी से स्विमिंग पूल में फेंक दिया। ऑथर सिटिंग पोजीशन यानी बैठने की पोजीशन में पानी में लैंड हुए, यानी पानी के अंदर गए। उनके मुंह पानी में चला गया था और फिर वो पूल के बॉटम तक पहुंच गए। ऑथर काफ़ी डर चुके थे, मगर इतने नहीं डरे थे कि वो अपने विट्स खो दें, यानी अपने होश खो दें। उन्होंने प्लान किया कि जब उनके पैर बॉटम को टच करेंगे तो एक बड़ी जंप के साथ सरफेस यानी ऊपर तक पहुंच जाएंगे। फिर वो पानी में फ्लैट लेट जाएंगे और पैडल करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। वो पूल काफ़ी डीप लग रहा था। वो 9 फीट लगभग 90 फीट यानी 90 फीट लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूल के बॉटम को टच करने से पहले ही उनके लंग्स बर्स्ट हो जाएंगे, यानी फट जाएंगे। हालांकि जब उनके पैर पूल के बॉटम को टच हुए तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के ऊपर की तरफ जंप किया। उन्होंने इमेजिन किया कि वो किसी कॉर्क यानी बोतल के ढक्कन की तरह बॉब मतलब जंप करके सरफेस तक आ जाएंगे, यानी ऊपर तक आ जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो धीरे धीरे ऊपर आए, और उन्होंने जब आंखें खोली तो उन्हें पानी के अलावा कुछ नहीं दिखा। अब उस पानी में उन्हें डरावना येलो कलर भी दिखना शुरू हो गया था, जो कि और कुछ नहीं बल्कि उनके पानी के डर और नफरत की वजह से उन्हें दिख रहा था, क्योंकि पूल तो बिल्कुल साफ था। अब ऑथर पैनिक करना शुरू हो चुके थे, यानी वो घबराना शुरू हो चुके थे। उन्होंने एक कोशिश की कि वो किसी रस्सी को पकड़ लें, पर सिवाय पानी के उनके हाथ कुछ नहीं लगा। जब वो सरफेस पर आए यानी पानी के बाहर आए तो उन्होंने काफ़ी स्विम करने की कोशिश करी। उन्होंने कोशिश करी कि वो अपने लेग्स को ऊपर रखें, लेकिन वो तो जैसे बिल्कुल बेजान हो गई थी। वो बिल्कुल किसी वेट्स यानी भारी चीज़ की तरह पानी में लटक रही थी, पैरालाइज्ड और मूव नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ग्रेट फोर्स यानी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स उन्हें पानी के अंदर खींच रही है। उन्होंने चीख कर किसी को बुलाने की कोशिश करी, लेकिन पानी के अलावा उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, यानी उनकी आवाज़ पानी के बाहर नहीं गई। ऐसा लग रहा था कि पानी के जितना नीचे वो जा रहे हैं वो उतना ही फंसते जा रहे हैं। वो पूरी ताकत के साथ ऐसे ही लड़ रहे थे जैसे कोई अपने नाइटमेयर्स यानी बुरे सपनों में किसी इरेसिस्टिबल फोर्स से लड़ता है, जो काफ़ी स्ट्रांग होती है और जिसे रेजिस्ट नहीं किया जा सकता। अभी भी वो अपना प्लान नहीं भूले थे। पूल के बॉटम को टच करो, फिर जंप करो और एज यानी किनारे तक पहुंच जाओ। पानी के नीचे जाते ही गए और जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें येलो डार्क वाटर के अलावा कुछ नहीं दिखा, जिसके पार यानी दूसरी तरफ कोई नहीं देख सकता था।
ऑथर पानी के नीचे बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे, एकदम स्टिफ, बिना किसी मूवमेंट के, डर के साथ। और फिर एक डर ने उन्हें जकड़ लिया, वो डर जिसे कोई नहीं समझ सकता था, वो डर जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं था, और वो डर जो वो कभी नहीं समझ सकता था जिसने उसे खुद एक्सपीरियंस ना किया हो। यहाँ तक कि उनके गले से जो चीख निकल रही थी वो भी बिल्कुल फ्रीज हो गई थी, यानी जम चुकी थी। सिर्फ उसके दिल की धड़कन और उसके सर में चलने वाले दर्द से पता चल रहा था कि वो जिंदा है। लेकिन इसी डर के बीच में उन्हें रीज़न का एक टच मिला, यानी उनका दिमाग फिर चलने लगा। अभी भी उन्हें प्लान याद था कि जैसे ही उन्हें पूल के बॉटम को टच करना है वैसे ही उन्हें जंप करना है। जैसे ही उन्होंने पूल के बॉटम को टच किया उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के जंप किया, पर इस जंप से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अभी भी पानी में ही थे। उन्होंने कोशिश करी कि कहीं से उनको रस्सी मिल जाए या सीढ़ी मिल जाए या वाटर विंग्स मिल जाए, पर कुछ नहीं मिला। उस डरावने डार्क येलो वाटर ने एक बार फिर से उनको घेर लिया था, और उस डर ने उन पर कंट्रोल पा लिया था। वो कंट्रोल इतना डीप यानी गहरा था जैसे किसी इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज हो। अब वो डर से कांप रहे थे, ना उनके हाथ हिल रहे थे, ना उनके पैर हिल रहे थे। उन्होंने अपनी माँ को बुलाने की कोशिश करी, मगर कोई नहीं आया। फिर अचानक पता नहीं कहाँ से उन्हें एक लाइट दिखी, और फिर वो अचानक ही उस येलो डार्क वाटर से बाहर आ रहे थे। एटलीस्ट उनकी आंखें बाहर आ चुकी थी और ऑलमोस्ट नोज़ भी बाहर आ गई थी। फिर वो तीसरी बार पानी के नीचे चले गए। उन्होंने कोशिश करी कि वो सांस ले सकें, पर हवा के बजाय उनकी बॉडी में पानी चला गया। अब जो लाइट उन्हें दिख रही थी वो भी धीरे धीरे गायब हो रही थी। दोस्तों, जो लाइट यहाँ पे दिख रही थी उसका मतलब था होप, यानी अब होप भी जा चुकी थी। और फिर अचानक उन्होंने सारी कोशिशें करना बंद कर दिया। वो थोड़े से रिलैक्स हो गए। अब उनकी लेग्स मूव नहीं कर रही थी और एक ब्लैकनेस ने उनके ब्रेन को ढक लिया, यानी उनके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। उनके दिमाग में किसी तरह का डर नहीं बचा था, और ना ही अब वो पैनिक कर रहे थे। अब सब बिल्कुल शांत और पीसफुल हो गया था। अब उन्हें किसी बात का डर नहीं बचा था। कितना अच्छा लग रहा था नींद में जाते हुए, ना जंप करने की ज़रूरत, ना जंप से थकने की ज़रूरत। कितना अच्छा लग रहा था ऐसे बहते ही जाना, जैसे स्पेस में फ्लोट कर रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गले लगा लिया, जैसे माँ ने गले लगा लिया। अब उन्हें नींद में जाना ही होगा। इसके बाद वो ऑब्लिवियन के स्टेट में चले गए, ऐसे स्टेट जहाँ पे किसी चीज़ की सेंस नहीं रहती और दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। एंड द कर्टेल ऑफ लाइफ फेल, यानी ज़िंदगी का कर्टेल यानी पर्दा अब गिर चुका था। जैसे कोई शो ख़त्म होता है, पर यहाँ पर उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद आखिरी चीज़ जो उन्हें याद है वो ये है कि वो पेट के बल पूल के पास लेटे हुए थे, वॉमिट करते हुए। अब आप सोच रहे होंगे इस लड़के का क्या हुआ जिसने उसे पूल में धक्का दिया था। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। किसी ने कहा ये लड़का बस मरने वाला था। खैर, अब सब ठीक है, इसे उठाते हैं और लॉकर रूम लेकर चलते हैं। कुछ घंटे बाद ऑथर पूल से चलते हुए अपने घर गए। वो अभी भी काफ़ी डरे हुए थे और अपने बेड पर लेट कर रोने लग गए। उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाया। कई दिनों तक तो ऐसे ही भयानक डर उनके दिल में चलता रहा। इसके बाद अगर उन्हें थोड़ी सी भी थकावट होती थी तो उनके नीज़ में अजीब सी फीलिंग और पेट में दर्द होना शुरू हो जाता था। इसके बाद जब उन्हें कैस्केड्स जगह के बारे में पता चला तो उनका मन किया कि वो वहाँ पर जाएं। ऐसे ही करते हुए वो टाइटन या बम्पिंग रिवर पर भी गए। फिर वो वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स में भी गए। कहीं भी हो जाते उनको पुराना डर फिर से लौटा था और उन पर पूरा कंट्रोल पा लेता। उनकी लेग्स बिल्कुल पैरालाइज हो जाती और ऐसा लगता था जैसे उस डर ने उनके दिल को पकड़ रखा है। उसके बाद अगर वो लैंडलॉक्ड सैल्मन फिश को पकड़ने मेन लेक्स में जाते तो भी वो डर वापस आ जाता। फिर वो ट्राउट फिशिंग करने डेशर्ट से मेटोलियस ओरेगन में जाते, कोलंबिया में सैल्मन फिश पकड़ने जाते तो वो पुराना डर फिर से लौटा था और उनकी फिशिंग ट्रिप्स को ख़राब कर देता और वो कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग के मज़े नहीं ले पाते। उन्होंने फाइनली अक्टूबर में डिसाइड किया कि वो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखेंगे। पूल में जाते और हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करते, हर रोज़ 1 घंटा। उनके इंस्ट्रक्टर उनको एक बेल्ट से बांध दिया करते थे जिसके सहारे वो स्विमिंग किया करते थे। हर बार इंस्ट्रक्टर रोप के एक एंड को लूज़ कर देता, यानी कि उस रस्सी को ढीला कर देता, जिससे ऑथर पानी के और अंदर जाता और वो स्विमिंग और अच्छे से सीख पाता। इसके बाद इंस्ट्रक्टर ने उन्हें पानी के नीचे रहकर एक्सहेल करना और नोज़ को ऊपर लाकर इनहेल करना सिखाया। हर बार जब वो इंस्ट्रक्टर उस रस्सी को ढीला करता तो ऑथर के मन में वही डर वापस आ जाता। इसके बाद इंस्ट्रक्टर ने उन्हें पानी में पैरों को किक करना सिखाया, यानी उनके इंस्ट्रक्टर ने पीस बाय पीस यानी धीरे धीरे पीसीस को जोड़ते हुए एक स्विमर तैयार किया, यानी धीरे धीरे उनको एक स्विमर बना दिया। पहले पहले तो उनकी लेग्स ऐसा नहीं कर पाती थी, पर बाद में उन्होंने उन पर कंट्रोल पा लिया और उन्हें कमांड करना शुरू कर दिया। इसके बाद इंस्ट्रक्टर ने उन्हें कमांड दिया कि वो क्रॉल स्ट्रोक करके दिखाएं और ऑथर ने ऐसा कर भी दिया। स्विमिंग इंस्ट्रक्टर का काम अब खत्म हो गया था, यानी उन्हें स्विमिंग आ चुकी थी, लेकिन उनका काम खत्म नहीं हुआ था।
भी उनका डर पूरी तरह से नहीं गया था और उन्हें खुद पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा कैसा फिर से हो सकता है कि वो पानी के अंदर जाएं और डर से पैरालाइज हो जाएं। उन्होंने ऐसा ट्राई करके देखा। वो अकेले पूल में गए और स्विमिंग करना शुरू कर दिया। उस डर के टाइनी वेस्टेजेस यानी छोटे छोटे पार्ट्स अभी भी वापस आ जाते थे। लेकिन इस बार ऑथर हिम्मत जुटाकर उस डर से कहते, अच्छा मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। हं, चल अब देख। पूरी हिम्मत के साथ फिर से स्विमिंग करना शुरू करते थे और ये किस्सा जुलाई तक चला। पर अभी भी ऑथर पूरी तरह से श्योर नहीं थे कि ये डर वाकई जा चुका है। तो फिर वो गए लेक वेंटवर्थ, न्यू हैम्पशायर में, जहाँ से ट्रिक्स आइलैंड से 2 मील तक स्विमिंग करने के बाद वो पहुँच गए थे स्टैम्प एक्ट आइलैंड। वहाँ पर उन्होंने क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक किया। उनका पुराना डर मिनिएचर यानी शॉर्ट फॉर्म में आता तो ऑथर हंसते और कहते, मिस्टर टेरर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा क्या बिगाड़ लोगे, और वो स्विमिंग करना शुरू कर देते। उसके बाद वो टाइटन से कॉनरेड मीडोस और कॉनरेड क्रीक ट्रेल जगह गए। वहाँ से वो मीड ग्लेशियर जगह पर भी गए। साथ ही उन्होंने वॉर्म लेक के साइड में हाई मीडो पर कैंपिंग भी करी। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने वैसे ही किया जैसे डॉग परपन, जो कि मशहूर प्लेयर थे, वो किया करते थे। वो गिलबर्ट पीक पहाड़ी पर गए और खुशी से चीखे और पहाड़ी से आवाज़ गूंजती हुई आई। अब आखिरकार उन्होंने अपने पानी के डर पर काबू पा लिया था। उन्होंने कहा कि इस एक्सपीरियंस ने उन्हें काफ़ी कुछ सिखाया है और इसे वही समझ सकता है और वही अप्रिशिएट कर सकता है जिसने वाकई में खुद डर को एक्सपीरियंस किया हो। उन्होंने कहा कि हम मौत से डरते हैं पर मौत बहुत पीसफुल होती है। दरअसल हम मौत से नहीं डरते हैं बल्कि मरने से डरते हैं, और दोनों में फ़र्क है। एक न एक दिन हर इंसान को मरना ही है और कोई भी मौत को नहीं टाल सकता। इसलिए कोई भी मौत से नहीं डरता है बल्कि हर कोई मरने के एहसास से डरता है, उस मरने के एक्सपीरियंस से डरता है। लोग मौत के उस एक्सपीरियंस से डरते हैं, उस मौत के डर से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपनी लाइफ को खुल के जिया ही नहीं होता, और जिन्होंने जिया होता है वो मौत से कभी नहीं डरते। जैसे कि रूजवेल्ट ने कहा है, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। यानी कि डरने के लिए हमारे पास सिर्फ डर ही होता है। डर का अपना कोई वजूद नहीं होता और डर हमारी असलियत नहीं होती। अब ऑथर को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, काफ़ी रिलीज्ड यानी रिलैक्स फील हो रहा था। अब वो बड़े बड़े पहाड़ चढ़ सकते थे और उन्होंने अपने इस डर को पूरी तरह से हटा दिया था। तो दोस्तों, अपनी डर पर जीत पाने वाले ये इंसान थे विलियम डॉगलस। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ड्रामेबाजी क्यों? अगर वो फिशिंग छोड़ देते या पानी से दूर रहते तो अपने आप ही काम हो जाता। बता दूं कि याकिमा, जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पर रिवर्स ही रिवर्स थी, जिस वजह से पानी से दूर जाना तो मुश्किल था। कि अपने इस डर की वजह से वो कैनोइंग, फिशिंग, बोटिंग, इन सब का मज़ा नहीं उठा पा रहे थे। और जो लाइफ कभी खुल के जी ही ना जाए, उस लाइफ का फ़ायदा ही क्या। तो इस चैप्टर से हमें काफ़ी अच्छा लेसन सीखने को मिलता है।